नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका फिर से एक बार क्यूबिक्स क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि एमसीक्यू सीरीज हमारा पॉलिटी का चल रहा था और पिछले बहुत सारे वीडियो से हम लोग प्रयास में थे कि यूपीपी के रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यू प्रश्न आते हैं जो पॉलिटी संबंधित होते हैं यूपीपी में, उसे सभी प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकें और आपके लिए सबसे अच्छा उपयोगी एक संभावित प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लेके आते हैं। उसी में आज अगला क्रम जो हमारा चलता हुआ आ रहा है उसी में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज फिर हम लोग अनुच्छेद से संबंधित प्रावधान को जितने भी क्वेश्चंस में हैं एमसीक्यू के उनको देखेंगे। और इसी के साथ साथ आप सबको कल 17 तारीख 18 दोनों दिन जो यूपीपी का आपके लिए जो इतना बड़ा परीक्षा है जिसकी आप इतने दिनों से निरंतर तैयारी संघर्ष में थे, उसके लिए आप सबको शुभकामना, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक सारे तरीकों से हमारी पूरी टीम के तरफ से आप सबके लिए है। और आप एक विश्वास बना के चलिए कि आप जिस प्रतियोगी परीक्षा में हैं, ये प्रतियोगी परीक्षा वास्तव में वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में किसी दिन सुबह होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए आप निरंतर प्रयास करते रहें और एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी विश्वास के साथ आइए और स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। ठीक है, आज का एमसीक्यू हमारा जो है वो पहला प्रश्न जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है, ये आपका पहला प्रश्न है। 2-3 प्रश्न आज के एमसीक्यू सीरीज में ऐसे हैं जो प्रश्न अभी तक आप किसी प्लेटफॉर्म पर और कहीं भी एमसीक्यू के जो भी टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें नहीं देखा होगा। जैसे कि एक ये है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, आइए देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 से सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र है, इसका संबंध केंद्र सरकार से है। ठीक है, आइए कैसे है वो आपको हम दिखाते हैं। इसमें जितने भी चीजें आपको इसमें दिख रही हैं इसका सीधा सा अर्थ ये है, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा घुमा के पूछा गया इसलिए आपको कम समझ में आ रहा होगा। जब हम कोई भी ऐसा मुकदमा जो हाई कोर्ट से हार जाते हैं, हारने के बाद जो हम अपील करते हैं वो अपीलीय अधिकार हमारा किस अनुच्छेद में मिला है, जो उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट से, सबसे बड़ा तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, इसलिए हमारा अपीलीय अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो वो हमारा 134A है। इसके तहत जब हम हाई कोर्ट या उसके नीचे के किसी अदालत में अपना वाद मुकदमा हार जाते हैं तो उंचली अदालत में हमें अपील करने का जो अधिकार मिला है। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था और इसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न था। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। ठीक है, 228 याद रखिए। इससे आसपास का हमने आर्टिकल पढ़ा है 226, इसके तहत हाई कोर्ट को क्या है, रिट जारी करने का अधिकार है। रिट जारी करने का यानी रिट का मतलब आदेश जारी करने का अधिकार है, जो 5 प्रकार के हैं उनसे संबंधित अधिकार है। ठीक है, यह आपसे 228 पूछ रहा है। अनुच्छेद 228 संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित कोई वाद है, मामला है, उस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है जिसका निपटारा करना आवश्यक है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेना। इस अनुच्छेद से संबंधित मामले राज्य सरकार के अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 228 यही कहता है कि उच्च न्यायालय को यह चीज का अधिकार मिला हुआ है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय जो उसके नीचे का न्यायालय है, अगर उसके यहाँ कोई ऐसा वाद विवाद चल रहा है जिसमें किसी प्रकार का विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है कानून का, जिसका निपटारा करना आवश्यक हो, तो हाई कोर्ट को यह पावर है अनुच्छेद 228 के अंतर्गत कि वो अपने अधीनस्थ न्यायालय से उस वाद को अपने पास मंगा सकते हैं। बस केवल इतनी बात थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। ठीक है, आपको याद होगा 169 से स्टार्ट हो जाता है राज्य विधानमंडल। ठीक है, 170 में विधान परिषद है, 171 में विधानसभा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता किससे संबंधित है, राज्य सरकार संबंधित है, राज्य का मुद्दा है तो राज्य सरकार से संबंधित होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का प्रावधान करता है, यह राज्य सरकार से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य का सचिवालय विधानसभा किससे संबंधित है, इससे जुड़ा हुआ एक चीज हम आपको और यहीं पे बता देते हैं, राज्य का सचिवालय। ठीक है, इसी के जो एक अधिकारी
पोस्ट की जो जॉब अभी अभी हुई है 11 तारीख को, पिछले संडे को, उसका परीक्षा हुआ है। कौन सा? आरओ और एआरओ। ठीक है, ये जो समीक्षा अधिकारी होते हैं वो यहीं जाके बैठते हैं राज्य के सचिवालय में। इस बात को याद रखिएगा, ग्रेजुएशन पास पे निकलता है। 21 साल न्यूनतम एज होनी चाहिए, अधिकतम एज जनरल वालों के लिए 140 साल है। ठीक है, जीके का 140 प्रश्न होता है, हिंदी का 60 प्रश्न होता है। दो स्टेप में मेंस भी पेपर होता है। ये सारी चीजें आपको आगे बताई जाएगी। 187 में है राज्य का सचिवालय विधानसभा किससे संबंधित है आपको बताना है, तो राज्य सरकार से संबंधित होगा। ठीक है, क्योंकि राज्य का मुद्दा है तो राज्य सरकार से संबंधित होगा। प्रश्नों की श्रृंखला आप ध्यान से देखते रहें, इस तरह के भी प्रश्न अब आना शुरू हो गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल के सचिवालय का वर्णन है, अतः यह राज्य सरकार से विधानमंडल संबंधित है। समान नागरिक संहिता सबसे इंपॉर्टेंट भैया, इस समय तो एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, संसद में प्रयासरत हैं अभी हमारे सांसद लोग, और देखिए सरकार क्या करती है इस कानून को लाने के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसी पर बहुत सारे चर्चा भी आप सुनते होंगे, जिसे बोलने का भी कोई तरीका नहीं, वो भी आजकल मीडिया में आकर इन चीज़ों पर राय देता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, पहले इसको आपको समझना होगा। भारतीय समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ठीक है, ये मैटर किसका है? ये मैटर डीपीएसपी का है, पहले जान लीजिए। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, यह ऐसा मुद्दा है जो कि कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ लागू कर सकती है, और इसी डीपीएसपी के माध्यम से, ठीक है, डीपीएसपी माध्यम 44 है, इसी में डीपीएसपी माध्यम से अनुच्छेद 44 का प्रयोग किसने अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किया है। ठीक है, सबसे पहला कहाँ पे था कॉमन सिविल कोड लागू हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, तो याद रखिएगा गोवा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक संहिता का अर्थ एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है, याद रखिएगा। सारे का सबके लिए कानून बराबर, उसमें विवाह, उसमें तलाक, जितने भी प्रकार के फैमिली लॉ में अलग अलग है, मुस्लिम विधि, हिंदू विधि, वो सब एक हो जाते हैं वहां पर, बस यही बात है। जो सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होता है। भारत का संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सभी नागरिकों को समान नागरिकता कानून सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। ठीक है, ये कानून, ये जो है ये राज्य का मैटर है, राज्य का विषय है। राज्य सरकार के अगर इच्छा है तो वो अपने यहाँ कानून पास कर सकते हैं। पूरे देश में लगाने के लिए संसद में चल रही है बात। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म के विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? ठीक है, ये आप जान लीजिए, अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार से संबंधित है भैया। ठीक है, तो भारत के भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब तो जितना आपको एमसीक्यू इसके पहले वाली वीडियो में करा चुका हूं, इस तरह के प्रश्न आपको फंसने नहीं चाहिए। इसके अलावा भी आपसे अगर ऐसा प्रश्न फंसता है तो कहीं आपके संघर्ष में कमी है। भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 12 से 35 कुल 24 मूल अधिकार आपको मिले हैं, इसे याद रखिएगा। मूल अधिकारों संबंधित अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि हेतु भुगतान की गई राशि को कर से मुक्ति को उपबंधित करता है। लेकिन अनुच्छेद 27 के अनुसार यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म का धार्मिक संप्रदाय के विकास में व्यय किया जाता है। अतः यह भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। इस तरह के प्रश्न आपको जल्दी किसी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा, आप एक बार प्रयास करके देख सकते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित है भैया। ठीक है, मौलिक अधिकार संबंधित है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C सन 1971 में 25वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों के संरक्षण हेतु जोड़ा गया, जो कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 31C को जोड़ते हुए यह प्रावधान किया गया कि यदि नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित भाग 39(6) और 39C को लागू करने के लिए अगर कोई संशोधन होता है तो उसे न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता 39C। अब इसमें कोई चीज आप अगर काट छांट करते हैं तो कहां नहीं आएगा? न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा, यही बात कही जा रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 21 हो नहीं सकता, 51 हो नहीं सकता, 56 हो नहीं सकता। अच्छा बताओ 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में क्या है? डीपीएसपी है, लेकिन डीपीएसपी का लास्ट वाला 51, 36 से 51 तक है। 51 में क्या है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 में, ठीक है, विदेश वार्ता, शांति,
आप राज्य सरकार में फिर भी, ठीक है। अनुच्छेद 26, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 26। आइए देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक और पूजा प्रायोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना, चल अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व भी इसी में निहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B, कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राजनीति निषेध तत्व, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B, कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण मौलिक अधिकार संबंधित है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई? हलुआ प्रश्न, हलुआ। इसके पहले जिसने वीडियो देखा होगा कूद गया होगा कि अरे ये तो बहुत आसान है। अनुच्छेद 315, ठीक है। अनुच्छेद 315 से कहाँ तक है भैया? अनुच्छेद 315 से 323 तक, ठीक है। उसके बाद 324 से 329 तक क्या है? ईसी, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, निर्वाचन आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 315, इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 250, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद को शक्ति है। अनुच्छेद 300, भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल डाल दिए गए थे, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222, एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? हाईकोर्ट का मैटर है। 214 से हाईकोर्ट स्टार्ट है, तो राज्य सरकार का ही मुद्दा है। आइए देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222, एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण। अच्छा, ध्यान समझिए इसे। एक जज है जो हाईकोर्ट में है, दूसरे जगह पर उसका ट्रांसफर करना है, स्थानांतरण का मतलब यही है। तो किससे संबंधित है? राज्य के नीति सिद्धांत से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, भारत के मौलिक अधिकार से? जी नहीं, यह मैटर हाईकोर्ट का है, केंद्र सरकार से। आइए देखिए कैसे। राष्ट्रपति के द्वारा यह काम होगा। अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। चूंकि राष्ट्रपति संसद का अंग है, अतः यह विषय केंद्र सरकार से संबंधित है। बस इतनी सी बात है भैया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण, याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण, सुधार और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? डीपीएसपी संबंधित है। खोजिए इसमें कहीं भी हो तो डीपीएसपी ये है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न तो एकदम आप देखते ही तुरंत सॉल्व कर दें, यही हम उम्मीद करते हैं आपसे। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें 48A पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन जीवों की रक्षा से संबंधित है। ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि इनके हनन पर न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता, अतः सरकार इन्हें करने के लिए बाध्य नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि सरकार को यह केवल मार्गदर्शन है, मौलिक अधिकार नहीं है। इसको याद रखिएगा, पहले भी पढ़ा चुका हूं। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? ठीक है, अभी हम लोग ने 39A 39C बात कर रहे थे, वही है। भारतीय संविधान का 39A समान न्याय निःशुल्क किस में होगा? डीपीएसपी में होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 36 से 51 तक डीपीएसपी है। 39A की बात पूछी जा रही है, डीपीएसपी होना चाहिए उत्तर। होना क्या चाहिए? होगा ही, ठीक है। अनुच्छेद 39A समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधित है, अर्थात यह राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, निःशुल्क सहायता भी प्राप्त हो, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है? सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार माना जाता है ये, ठीक है। आपातकाल में भी आपसे नहीं छीने जाते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आपातकाल की भी स्थिति में यह हम अधिकार आपसे छीना नहीं जाएगा। चलिए देखिए कहाँ होगा? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार में, ठीक है। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा वे सब पहलू भी शामिल है जो जीवन के अर्थपूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं। सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। भारत के संविधान का अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। बताइए भैया कौन सा है? बड़ा ऑप्शन बड़ा इजी आ गया इसमें। ऑप्शन यही, अगर आपको 4 पूरे आसपास के होते तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, फिर भी 2 में होने के चांस पूरे हैं। आइए देखिए, 222 तो हो नहीं सकता, हाईकोर्ट संबंधित है। 244 हो सकता है, ठीक है, यानी ये दोनों तो हो नहीं सकता।
ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो इसका उत्तर होना चाहिए क्या, सी। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 244(1) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस पे अलग से अनुसूची भी है, आपने पहले पढ़ा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का अधिकार किससे संबंधित है, डीपीएसपी में भैया, इसमें ठीक है, कुछ नहीं करना है। डीपीएसपी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मार्गदर्शन है, आयरलैंड से लिया गया है। ये सारी चीजें आपको पढ़ाया जा चुका है, इसे याद रखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य विकास की सीमाओं के अंदर काम पाने की, शिक्षा पाने की और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध भी करेगा। यह मार्गदर्शन के रूप में नीति निर्देशक तत्व में मिला है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध किससे संबंधित है, राज्य का मुद्दा है तो राज्य संबंधित है, चलिए राज्य सरकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 विधानमंडल पर चर्चा पर प्रतिबंध, राज्य सरकार संबंधित है। राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 6 अध्याय 3 में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43(a) उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है, यह भी डीपीएसपी का मुद्दा है, ठीक है, डीपीएसपी ही उसका उत्तर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43(a) उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन करता है। यह भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31(a) संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानूनों का संरक्षण आदि किससे संबंधित है, ठीक है। अब आगे आपका मौलिक अधिकार की बात, तो सी इसका उत्तर होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31(a) संपदा के अतिग्रहण, संपत्ति का अधिकार जिसे हटा दिया गया है उसकी बात कहा जा रहा है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थिति या मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है, ये भी डीपीएसपी का मुद्दा है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति अगर काम करता है और मानवीय स्थिति उसको प्राप्त होनी चाहिए। मातृत्व राहत मतलब जब कोई ऐसा होता है कि कोई महिला हो जो जिसका मतलब उस महिला को कुछ समय के लिए जब उसके दैनिक जीवन में किसी प्रकार की उसकी छुट्टी चाहिए या तो मातृत्व सहायता उसको प्राप्त होना चाहिए, उस समय वह जो जहाँ पे वो काम करती है वो सुविधा उपलब्ध कराएगी और कर्मचारी के नियमों के तहत उसे जो प्रावधान डीपीएसपी में है उसे अवेलेबल कराएगी। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत वह संस्थान का भी ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी होगा। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मनोविच दशाओं और प्रसूति सहायता का बंद करता है, ठीक है। इसमें पैसे भी मिलते हैं ब्लॉक से, आप जानते होंगे तो जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद को साथ सही तरीके से जोड़ा गया, आपको बताना है कौन सही तरीका से जोड़ा गया, यानी बाकी 3 होंगे गड़बड़। आइए देखिए कौन से हैं, हम लोग चेक करते हैं। मानव के दुर्व्यापार यातायात निषेध अनुच्छेद 24, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद, ये तो गड़बड़ लग रहा है सीधे सीधे। किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम रोजगार का अनुच्छेद 23, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21, ये सही है भैया, ठीक है। अभी आपने किया है वही वाली बात यहाँ पर कही जा रही है। इस तरह के प्रश्न अगर देखने को मिल गए तो आप हिल जाएंगे एकदम, इसलिए अच्छे से इसको करिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार सभी मौलिक अधिकारों से सर्वश्रेष्ठ है, अभी मैंने बताया। अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 75 डी इसका उत्तर होना चाहिए। आइए देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सांसदों के सलाह पर, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। यानी आपको जो आंकड़ा चाहिए 273 गुने 15/100 करके निकाल लीजिएगा, उससे ज्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। आइए इसे थोड़ा सा उधेड़ते हैं। 301 नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, वित्त संबंधित अनुच्छेद है। 312 हो सकता है, 307 नहीं हो सकता, 292 नहीं हो सकता। 312 ये है उत्तर। राज्यसभा को क्या है, अधिकार है, अधिकार है किस चीज का, नई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत, 312 राज्यसभा को, ठीक है। हमारे यहाँ वर्तमान में IAS, IFS और IPS
ये 3 टाइप की अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिसकी परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 याद रखिएगा के द्वारा कराई जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उल्लेख करता है। यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्र हित में ऐसा काम करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्य के लिए सम्मिलित अखिल भारतीय सेवा, संघ और राज्य दोनों के लिए, याद रखिएगा, भारतीय न्यायिक सेवा भी के सृजन के लिए वो बंद कर सकेगी तथा भर्ती और सेवा शर्तों को विनिमय कर सकेगी। यानी इनके लिए पूरा डिटेल है। ठीक है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? बताना है आपको चुनाव की प्रणाली से। ये भी ऑप्शन बड़ा इजी हो गया आपके लिए। ऑप्शन में थोड़ा सा घुमाने लायक होता। 61 हटाने का बात है, 51 है नहीं, डीपीएसपी का मैटर है, 65 है नहीं। ठीक है, 55 इसका उत्तर होना चाहिए, बाकी गड़बड़। चलिए देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी 2 हैं भाग को लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति जिस दिन पढ़ाऊंगा आपको पूरा बकायदे बताऊंगा कि किस प्रकार से इनका चुनाव होता है और कैसे इसका मतलब क्या है, ये आपको सारी चीजें वहां पर बताऊंगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझना होगा अगर आपको पॉलिटी में इस प्रकार के प्रश्नों से नहीं फंसना है। राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? अच्छा, सुमेलित है ये बताना आपको, कौन सा विकल्प सुमेलित है। आइए देखिए, अनुच्छेद 19B किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार नहीं भैया। संघ बनाने का अधिकार, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बोलने या व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, एवाक, एवाक माने वाक बोलना। ठीक है, ये सही लग रहा है। और जी, शांतिपूर्वक बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार नहीं, ये भी गड़बड़ है। ठीक है, इसमें आपका उत्तर होना चाहिए बी है। ठीक है, ये एक दिन मैंने आपको ये करवाया था जहां तक पिछले वीडियो में। देखिए, बोलने की स्वतंत्रता, शांति पूर्वक निराद सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता भारत के। इसमें देखिए कैसे याद कर लेना, आप ऐसे समझ लिए। बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, ए से एवाक, एवाक मतलब जब जगेंगे तभी बोलेंगे, तो ए से एवाक। ठीक है, यानी बोलने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सभा बुलाने की स्वतंत्रता, बुलाने के लिए बी से, इस तरह याद कर लीजिए। संगम या संघ, कमेटी होता है, कमेटी का पहला वर्ड सी, संघ वाला याद कर लीजिए। भारत के राज्य क्षेत्र में यहाँ वहाँ डोलना होगा, कहीं जाना है आपको तो उसके लिए क्या करना होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान डोलना होगा, तो डी से डोलना मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। किसी जगह पे आप बस सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट आपका हो सकता है, तो ई पहला लेटर इस्टेब्लिशमेंट वाला। कोई भी वित्तीय व्यापार कारोबार करने का अधिकार, ठीक है, ये तो आप खत्म हो गया 19F, इसको यहाँ हटा दीजिए। तो ये टोटल एक जी छोड़ दिए हैं, 19G। जीविका उपार्जन, तो जीविका से जी ऐसे याद कर लीजिए, जीविका उपार्जन का आपको अधिकार है, जीविका उपार्जन करने का 19G में। इस तरह से आपको टोटल जितने भी आर्टिकल हैं इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और आपके लिए सभी चीज़ों में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। एक दिन आप सफल जरूर होंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सबको फिर से एक बार आपके 17 और 18 दोनों दिन जो आपके संघर्ष हैं उसे आप अच्छे से उस पेपर में अच्छे से दिखा सकें। बाबा विश्वनाथ से यही कृपा है, आप जल्द से जल्द सफल हों और इसी तरह प्यार और समर्थन बनाए रहें। धन्यवाद, नमस्कार।